हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं आपकी क्लास 12th की बुक अंतरा भाग 2 का 17वां अध्याय। 17वां अध्याय है आपका शेर पहचान चार हाथ साझा। ये जो पाठ है ये हमारे सामने प्रस्तुत किया है असगर वजाहत जी ने। ये चार छोटी छोटी कथाएं हैं, यानी कि लघु कथा। तो ये हमारे गद्य में ही आ रही है, लेकिन विधा क्या है, ये कथा यानी कहानी है, छोटी है, इसलिए लघु कथा है। तो यहाँ पर इन चारों ही कहानियों के जरिए असगर वजाहत जी ने हमारे सामने बहुत ही बड़ी बड़ी समस्याओं को रखा है। व्यंग के माध्यम से ही रखा है, लेकिन रखा है इन समस्याओं को समझाने के लिए। एक प्रतीकात्मक जो तरीके होते हैं, जैसे शेर के हाथ भी एक प्रतीकात्मक है, चार हाथ लगा दिए, वहां पर किस तरीके से काम को बढ़ाया जाए, मतलब किस तरीके से मजदूरों से ज्यादा काम लिया जा सके, तो मजदूरों को चार हाथ लगा दो, काम ज्यादा हो जाएगा। तो इसके चक्कर में कितने मजदूर मर गए, ये सब चीजें हैं। तो चलिए थोड़ी छोटी 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 कहानियां हम पढ़ते हैं और इनके मजे भी लेते हैं। तो ये व्यंग्यात्मक कहानियां हैं, पढ़ते हुए बहुत ही गंभीर बातों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो पहली जो हमारे पास कथा है वो है शेर। कथा का परिचय क्या है? शेर असगर वजाहत की प्रतीकात्मक व्यंग्यात्मक लघु कथा है। यानी प्रतीकात्मक यानी कि शेर को प्रतीक बनाकर व्यंग करते हुए एक कहानी प्रस्तुत की गई है। अब शेर किस चीज का प्रतीक है, किस तरह का व्यंग है, ये अभी हम कहानी पढ़ते समय आपको बताएंगे। शेर व्यवस्था का प्रतीक है, जंगल के जानवर सामान्य जनता के प्रतीक हैं। मतलब शेर क्या है? व्यवस्था, सरकार होता है ना, जो व्यवस्था करती कौन करती है? सरकार करती है। तो शेर उसका प्रतीक है, और जो बाकी जानवर हैं वो आम जनता है। शेर के पेट में जंगल के सभी जानवर किसी किसी लालच में समाते जा रहे हैं। व्यवस्था भी किसी ना किसी प्रकार सभी को अपने जाल में फंसा लेती है। अर्थात जो शेर के जितने जंगल है वो किसी ना किसी लालच में जा रहे हैं शेर के मुंह के अंदर। अब शेर तो खाने वाला भाई, वो तो किसी ना किसी लालच में सबको बुलाएगा, फांसेगा, खाएगा। उसी तरह के व्यवस्था भी है। अब व्यवस्था अगर लोगों को फांसेगी नहीं तो कमाएगी कैसे, कैसे उसका पोषण होगा? तो वही चीजें यहाँ शेर क्या बताई है? व्यवस्था को बताया गया है। कहानी शुरू करते हैं। क्या है? आदमी सत्ता के जाल से बचने के लिए जंगल में जाता है, किंतु वहां भी सत्ता का प्रतीक शेर विद्यमान है। सभी जानवर किसी न किसी प्रलोभन के कारण शेर के मुख में समाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक कथा है वो एक व्यक्ति से है। व्यक्ति जो शहर है, उसकी व्यवस्था, दिनचर्या, इन सबसे बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। तो वो शांति पाने के लिए कहाँ जाता है? जंगल जाता है। जंगल में क्या देखता है कि यहाँ तो शेर के मुंह में सारे जानवर अपने आप फंसते चले जा रहे हैं, उसको शिकार नहीं करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर शेर को क्या बताया है? वही व्यवस्था जिस व्यवस्था से वो व्यक्ति शहर से भाग के जंगल आया है, वही व्यवस्था यहाँ शेर के रूप में उसे सामने दिखाई दे रही है। और जो वो खुद आम आदमी था, वैसा ही आम यहाँ पर वो जानवरों को देख रहा है कि वो किस तरीके से फंसते चले जा रहे हैं शेर के जाल में। गधे को यह प्रलोभन दिया जाता है कि शेर के मुंह में घास का मैदान है। अब उसको क्या प्रलोभन देते हैं कि शेर के मुंह में घास का मैदान है, वहां अंदर जाओ, तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी घास मिलेगी। तो वो बेचारा चुपचाप जो है शेर के मुंह में चला जाता है, उसका भोजन बन जाता है। तो उसको बेवकूफ बना दिया। इसी तरह व्यवस्थाएं, यानी सरकार द्वारा जो व्यवस्थाएं होती, बोलते हैं आपको ये अच्छा मिलेगा, वो अच्छा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, भाई व्यक्ति ले लेता है। एक्चुअल में वो कुछ का कुछ निकल जाता है। होता है ना, कोई स्कीम दे दी उन्होंने कि आप ये स्कीम ले लो, स्कीम में आपको इतना फायदा होगा, ये सुविधाएं मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। आप एक्चुअली लोभ में आके वो चीज ले लेते हो, फंस जाते हो, अपने पैसे फंसा देते हो, खुद भी फंस जाते हो, लेकिन एक्चुअल में वो सारी चीजें आपको नहीं मिलती। तो वही चीज यहाँ गधे के साथ हुआ। शेर ने बोला कि उसके मुंह में जो है घास का मैदान है, वो गया गधा, वो तो उसका भोजन बन गया, फंस गया, उसको वहां घास का मैदान थोड़ी ना मिला। अब आगे दूसरी क्या है? लोमड़ी को यह बताया गया कि वहां रोजगार का दफ्तर है। लोमड़ी कुछ कार्य करना चाहती थी, उसको बताया वहां पे बहुत सारा काम मिलेगा, जाओ उस ऑफिस में जाओ, अपना नाम लिखा दो, वहां तुमको कोई ना कोई रोजगार मिल जाएगा। वो बेचारी वो भी मुंह में चली जाती है, वो भी फंस जाती है। तथा कुत्तों को यह कहा गया कि शेर के मुंह में प्रवेश करना ही निर्वाण का एकमात्र मार्ग है। निर्वाण मतलब ये जीवन मृत्यु से जो है तुम छुटकारा पा जाओगे।
कुत्ते अपने जीवन से बहुत दुखी रहते हैं क्योंकि उनका जीवन इतना ज़्यादा कष्टमय होता है, हर कोई धुतकारता है, मारता है, खाने को नहीं मिलता, यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं। तो अब कुत्ते क्या चाहते हैं, इस जीवन मरण की से छुट्टी पा जाएं। तो उसको क्या बताता कि शेर के मुंह में चले जाओ, तुम्हें वहाँ निर्वाण मिल जाएगा, मतलब तुम इस जीवन मृत्यु के चक्र से छूट जाओगे, मतलब तुम अगर एक बार मर जाओगे तो तुम्हारा दोबारा जन्म नहीं होगा, तुम सीधे स्वर्ग में निवास करोगे। तो ये सभी प्रलोभन सबको अलग अलग तरीके से, जिसको जो चीज चाहिए उसको वही प्रलोभन दिया जाता है, उसको वही लालच दिया जाता है। लेखक सच्चाई का पता लगाने के लिए शेर के कार्यालय जाता है। अब सच्चाई क्या है, तो वो शेर के कार्यालय पहुंच जाता है, अर्थात व्यवस्था के कार्यालय पहुंच जाता है। जिस प्रकार सत्ता के पक्षधर सत्ता का गुणगान करते हैं, उसी प्रकार कार्यालय के कर्मचारी शेर की तरफदारी करते हैं। तो सत्ता के जो लोग होते हैं वो सत्ता की तरफदारी करेंगे, उसकी वाहवाही करेंगे। तो शेर के दफ्तर में क्या है, सब शेर की बड़ी तारीफ कर रहे थे। लेखक उनसे शेर के मुंह में रोजगार के दफ्तर होने की असलियत पूछने तथा उनसे सबूत मांगने से वो कहते हैं। अब लेखक बोलता है कि उसके मुंह में रोजगार का दफ्तर है, तो पहले मुझे बताओ कैसे है, और दूसरा इसका सबूत दो कि उसके मुंह में रोजगार का दफ्तर है। अब कि मानव जीवन के प्रमाण से अधिक विश्वास महत्वपूर्ण है। तो वहां के जो कर्मचारी होते हैं कि मानव जीवन में विश्वास सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, जीवन से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, विश्वास होता है। अगर आप किसी पे विश्वास करते हो तभी आपका जीवन कायम है, अगर आपने किसी पे विश्वास नहीं किया तो आपका जीवन बेकार है, मानव जीवन किसी कार्य का नहीं। तो ये वक्तव्य इसलिए बोला कि भाई अगर तुम मानव हो तो हमारी बात पे विश्वास करो, अगर विश्वास नहीं करोगे तो तुम बेकार हो, तुम बेकार के मानव हो। तो ये बात देखिए कितनी घुमा फिराकर चीजें उनके सामने रखी गई। लेखक कहता है जितने भी ठग और मक्कार लोग होते हैं वे अपनी बात का कोई प्रमाण नहीं दे सकते क्योंकि वे झूठे होते हैं। अब लेखक भी बोलता है कि जो बेकार मक्कार होते हैं, झूठे होते हैं, वो बातों को घुमाएंगे, एकदम जलेबी की तरह, लच्छे की तरह घुमाएंगे, मगर अपनी बात का कोई सबूत नहीं दे पाते कि जो मैं बोल रहा हूं वो सच है। कभी भी आप कहीं पे भी जाएंगे, कोई व्यक्ति अगर आपसे झूठ बोल रहा है, आपने उस बात का अगर सबूत मांगा तो अगर वो झूठा है तो वो आपको एर घेर घुमा देगा, लेकिन अपनी बात का कोई सबूत नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पर जो शेर के दफ्तर के जितने लोग थे उन्होंने वही काम किया, विश्वास के नाम पे लेखक को घुमा दिया, मगर सबूत नहीं दे पाए कि शेर के मुंह में जो वो रोजगार का दफ्तर है। तो इस तरीके से उन्होंने ये बात कही। इसीलिए वे लोगों से बिना सबूत दिए केवल ऐसे ही विश्वास करने का आग्रह करते हैं, मतलब सबूत नहीं देते, सिर्फ ये बोलते हैं कि विश्वास करो, बात सही है कि वहां घास का मैदान है, कि वहां रोजगार का दफ्तर है, वहां निर्माण मिलेगा, तुम जाओ। सिर्फ विश्वास करने के ऊपर डिपेंड होता है। जब लोग इन पर विश्वास करने लगते हैं तो वो उनके विश्वास का अनुचित लाभ उठाते हैं। शेर के ऑफिस में कर्मचारी भी यही कर रहे थे, मतलब जब हम विश्वास करने लगते हैं तभी विश्वासघात होता है। विश्वास उतना करिए जितना आपको चोट ना पहुंचे, यानी कि जैसे ही आप ज्यादा विश्वास करोगे, थोड़ा विश्वास तो ठीक है, लेकिन जब आप पूर्ण रूप से करने लगते हो, जिसको हम अंधविश्वास का भी एक नाम देते हैं, तो उसी जगह से धोखा शुरू हो जाता है। तो यही चीज यहां पर किसके साथ हो रही थी, शेर के दफ्तर वाले जानवरों के साथ यही अंधविश्वास करवा रहे थे। शेर का मुंह तथा रोजगार के दफ्तर के बीच यह अंतर है कि शेर का मुंह तो मात्र एक छलावा है, रोजगार का दफ्तर रोजगार प्राप्ति का एक माध्यम है। तो मतलब शेर का मुंह तो छलावा है कि भाई उसके अंदर कुछ नहीं हो सकता, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन रोजगार का जो दफ्तर होता है वो भी एक फांसने का तरीका ही होता है। मतलब आपको क्या होता है, रोजगार के लिए आपको बुला लेगा, आपसे पैसे कर लेगा, मगर रोजगार देगा, वो चीज यहां पर दी गई है। शेर के मुंह में जाने से लोगों को धोखा मिलता है, जबकि रोजगार दफ्तर के माध्यम से लोगों को रोजगार मिलता है। अब क्या है, रोजगार के दफ्तर में क्या होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, मगर शेर के मुंह में जाने से धोखा मिल रहा था। तो यहां पर इन्होंने बताया ना, लोमड़ी को दिया कि बोला रोजगार का दफ्तर है, तो वो सोची कि हम जाएंगे वहां हमें कुछ काम मिलेगा, लेकिन शेर के मुंह में उसे धोखा मिलता है। तो इन्हीं दो माध्यम से लेखक ने यहां समझाने की हमें कोशिश करी है कि रोजगार का जो दफ्तर होता है, एम्प्लॉयमेंट, आपका जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होता है जहाँ पे आपको एम्प्लॉय किया जाता है, उसी को रोजगार दफ्तर बोलते हैं। तो वहाँ आप जाएंगे, अपना नाम देंगे, क्वालिफिकेशंस देंगे, डिग्री देंगे, सब कुछ आप बताएंगे, आपको उसी हिसाब से रोजगार में डाला जाता है। तो यहाँ पर आपको उम्मीद लगती है कि हमें कुछ मिलेगा, और इसी उम्मीद से आप शेर के मुंह में जाते हो कि हमें वहाँ पे जो चीज़ चाहिए वो मिलेगी, लेकिन आप दोनों ही जगह छलावे का शिकार हो जाते हो।
यहाँ इंतजार में, और यहाँ आप अपनी जान गंवा रहे हो, यानी कि शेर के मुंह में तो आपने अपनी जान गंवा दी। और रोजगार दफ्तर में आप सोच रहे हो हमें ऐसी नौकरी मिलेगी वैसी मिलेगी, लेकिन असलियत में जो नौकरी मिलती है वो आपकी सोच से कहीं उलट ही होती है। तो इस तरीके से शेर की एक प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक कहानी एक हमने यहाँ खत्म करी। अब दूसरी जो हमारी कहानी है वो है पहचान। क्या दिया है, पहले कथा परिचय देखेंगे। पहचान के माध्यम से लेखक बताना चाहता है कि राजा को अंधी, बहरी और गूंगी प्रजा पसंद होती है, जो बिना कुछ देखे, सुने और बोले राजा के आदेशों का पालन करती रहे। यहां राजा के माध्यम से आप सरकार को ले लीजिए, मतलब जो भी वो नीति लाए वो आप जनता को बिना कुछ कहे समझे, कोई भी विरोध किए उसका पालन करना है। तो यहां पर उसी चीज को हमें बताया गया है। तो क्या है, राजा देश, शांति, उत्पादन, तरक्की का हवाला देते हुए आंखें, कान और मुंह बंद करने के आदेश देता है। मतलब देश में चाहता है शांति, तरक्की, ये सब हो, इसलिए आप सभी अपने आंख, कान, नाक, मुंह सब बंद करके रखिए। मतलब आपको ना कुछ देखना है, ना कुछ बोलना है, ना विरोध करना है, कुछ नहीं करना है। जो मैं नीति ला रहा हूं वो समझिए कि हमारे देश की उन्नति के लिए है। परंतु वास्तव में उसका उद्देश्य था कि लोग राजा के निरंकुश एवं स्वार्थपूर्ण कार्यों को ना देख सके। यानी अगर जनता विरोध नहीं करेगी तो राजा तो निरंकुश बन गया, यानी कि उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। तो यहां पर वो चाहता क्या था कि राजा निरंकुश बने रहे, वो जो कुछ भी लाए इसके लिए प्रजा किसी भी तरह का कोई विरोध ना करे। इसीलिए उसने ये बोला कि चुपचाप आप मेरी बात को सुनिए, आंख, कान, नाक, मुंह सब कुछ बंद करके रखिए। वे किसी की बातें सुनकर सत्ता का विरोध ना कर सके तथा राजा के विरुद्ध आवाज ना उठाए। मतलब वो सब कुछ अगर अपनी आंख, कान वगैरह बंद करके रखेगा तो वो किसी भी तरह का विरोध नहीं करेगा। यदि जनता राज्य की स्थिति को अनदेखा करती, उसकी ओर ध्यान नहीं देती, तो शासक वर्ग निरंकुश हो जाता है। यानी कि जनता अगर विरोध नहीं करेगी, ध्यान नहीं देगी तो निरंकुश हो जाएगा। निरंकुश होने का तात्पर्य यहाँ है कि उसके ऊपर अब कोई अंकुश नहीं रहेगा, वो अपने मन के हिसाब से सरकार चलाएगा। वो आपके लिए कुछ बुरे कानून ला सकता है, कभी कभी इतने अत्याचार कर सकता है। इसलिए किसी भी सरकार के ऊपर विपक्षी दल का अंकुश बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर वो कुछ भी कर रही है तो उस पर अंकुश लगाने के लिए विपक्षी दल होता है। आम जनता को अधिकार होता है कि वो विरोध करे, प्रदर्शन करे, धरने दे, नारे लगाए, तो ये जो जनता करती है। तो यहां पर राजा ने क्या बोला कि आपको कुछ नहीं करना है, ना आपको कुछ देखना है, ना सुनना है, ना नारे लगाने, ना विरोध करना, कुछ भी नहीं करना। तो इस कंडीशन में राजा क्या हुआ, वो तो निरंकुश हो गया, उसके ऊपर कोई अंकुश ही नहीं है। शासक की व्यक्तिगत उन्नति तो खूब होती है, परंतु राज्य की प्रगति रुक जाती है। मतलब शासक तो खूब धन कमाता है, सब कुछ करता है, लेकिन देश की उन्नति रुक जाती है। देश उन्नति नहीं करता, क्योंकि वो उसकी अच्छाई के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा है। देश की उन्नति के लिए वो तो अपनी फायदा देख रहा है। यदि राज्य की जनता राज्य की स्थिति के प्रति सचेत नहीं रहती, तो शासक वर्ग राज्य के संसाधनों का प्रयोग अपने व्यक्तिगत हित के लिए करता है तथा राज्य की स्थिति में सुधार और विकास में उसकी कोई रुचि नहीं रहती। यानी अगर जनता विरोध नहीं करेगी तो जितने संसाधन, मतलब जितनी भी अच्छी चीजें हमारे देश में उपलब्ध हैं, वो देश के लिए वो यूज नहीं करेगा, वो क्या करने लगेगा, अपने लिए यूज करेगा। तो इससे क्या हुआ, शासक की तो उन्नति हुई लेकिन देश का तो पतन हो गया। देश की तो कहीं उन्नति नहीं हो रही है, वो कहीं ना कहीं दर ना दर पीछे चलता चला। अगर देश की उन्नति चाहिए तो क्या करना होगा हमें, माना कि कष्ट सहने होंगे, लेकिन हमें उन्नति की तरफ देखना हो, क्योंकि जब बदलाव होते हैं तो कष्ट होते ही होते हैं। खैराती, रामू और छिट्टू जागरूक एवं सचेत जनता के प्रतीक हैं। राजा के आदेश पर आंखें बंद करके वे भी सामान्य जनता के समान हो जाते हैं। तो तीन कैरेक्टर हैं यहाँ पर, खैराती, रामू और छिट्टू। ये लोग आंखें जैसे राजा ने दिया कि कुछ नहीं बोलना, तो वो भी कुछ नहीं बोलते, चुपचाप आंखें नाक कान बंद करके चुपचाप देखते हैं। कुछ समय बाद राज्य की प्रगति देखने की इच्छा से उन्होंने जब आंखें खोली तो उन्हें सर्वत्र सत्ता की शक्ति ही दिखाई दी। मतलब उन्होंने आंखें बंद कर ली थी और ये राजा ने ये कहकर आंखें बंद करवाई थी, आंखें बंद रखिए, कुछ मत बोलिए, कुछ नहीं करिए, देश की प्रगति के लिए मैं आपकी आंखें बंद करा रहा हूं। और जब उन्होंने वो कुछ समय के बाद अपनी आंखें खोली कि अब तो हमारे देश की प्रगति हो गई होगी, उन्नति हो गई होगी, तो उन्होंने देखा चारों तरफ तो सत्ता की शक्ति विद्यमान है। यानी राजा ने हर जगह अपनी ही शक्ति कायम कर ली है, क्योंकि उसको विरोध करने वाला कोई नहीं था। उन्हें सामने केवल राजा ही दिखाई दिया,
प्रजा वहां नहीं थी, मतलब राजा ने ही अपनी उन्नति करी, प्रजा तो कहीं दिख ही नहीं रही थी क्योंकि उनकी तो कोई बात ही नहीं हो रही थी। चारों ओर सत्ता का ही प्रभुत्व था, जनता का कोई अस्तित्व नहीं था। सत्ता इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं थी। मतलब चारों तरफ राजा का ही प्रभुत्व था, जनता के दशे बिगड़ चुके थे। तो यहां पर इस कहानी के माध्यम से असगर वजाहत जी ने हमको ये बताया है कि कोई भी सरकार हो, कोई भी सत्ता हो, अगर आपको नहीं लगता कि ये सही कर रही है तो विरोध हमेशा करते रहिए। क्यों? क्योंकि विरोध से सरकार निरंकुश होने से बची रहती है। अगर वो निरंकुश नहीं होगी तो हमेशा आपकी भलाई के लिए कार्यरत रहेगी। तो अब देखते हैं अगली कहानी हमारी। अगली कहानी है चार हाथ। क्या दिया है? कथा परिचय पहले देखेंगे। चार हाथ पूंजीपतियों द्वारा मजदूरों के शोषण से उजागर करती है। किस तरह? पूंजीपति मतलब फैक्ट्री के जो मालिक होते हैं, वो सब चीजें उनके अंडर मजदूर काम करते हैं ना। तो यहाँ पूंजीपतियों से जो तात्पर्य दिया गया है, जो चीजों को बनाते हैं, जैसे फैक्ट्री हो गई, कॉर्पोरेट कंपनीज हो गई, ये सब चीजें क्या ये लोग क्या ज्यादा चाहते हैं कि इनके जितने एम्प्लॉयज हैं ये ज्यादा से ज्यादा काम करें। मतलब समय है, वो अगर 24 घंटे को चाहे तो वो 25 घंटे में बदल दें, 24 घंटे का समय 25 में बदल दें, इतना प्रोडक्शन चाहते हैं। तो वही चीज यहां पर बताई गई है। क्या दिया है? पूंजीपति अपने लाभ में वृद्धि के नए नए तरीके अपनाते हैं। वह अपने लाभ के लिए मजदूरों का शोषण करते हैं और कई बार उनके स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचाते हैं। मजदूर अपनी निर्धनता और मजबूरी के कारण विरोध की स्थिति में नहीं होते। मजदूर विवशता के कारण आधी मजदूरी में भी काम करने को राजी हो जाते हैं। तो यहां क्या होता है? आधी मजदूरी में भी वो लोग काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास मजबूरी है, खाना नहीं है, रहना नहीं है, अगर वो कमाएंगे नहीं तो खाएंगे नहीं। तो इस मजबूरी के कारण उनका शोषण होता है, जिससे उनको बहुत ही नुकसान होता है। अब ये किस तरीके से पूंजीपति उनका शोषण कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है। एक मिल मालिक ने अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए मिल के मजदूरों को चार हाथ लगाने की योजना बनाई। इस काम में वैज्ञानिकों का शोध असफल होने पर उन्होंने यह कार्य स्वयं करने का निश्चय किया। उन्होंने बोला कि मिल में एक मजदूर काम करता है, वो अपने 2 हाथों से काम कर रहा है। अब अगर उसके 4 हाथ हो जाएंगे तो जो वो काम कर रहा है वो तो बढ़ जाएगा प्रोडक्शन। भैया जो भी काम कर रहा है, अब उसके 4 हाथ काम करेंगे तो और ज्यादा काम होगा। तो उसने ये सोचा क्यों ना हम मजदूरों को 4 हाथ लगा दें, मतलब 2 हैं 2 हाथ और लगा दे तो एक मजदूर के कितने हो जाएंगे? 4 हाथ हो जाएंगे, तो काम ज्यादा होगा। तो भाई वैज्ञानिकों से शोध करने के लिए बोला गया, तो वैज्ञानिकों ने बोला ये पॉसिबल नहीं भाई, शोध किया, बहुत किया, वो सफल नहीं हो पाए। तो अब मिल मालिक ने सोचा कि ये कार्य अब मैं स्वयं करूंगा। अब देखिए वो क्या करता है। मिल मालिक ने कटे हुए हाथ मजदूरों के फिट करने चाहे पर वह असफल रहा। कटे हुए जीवित व्यक्ति जो व्यक्ति थे जो मर गए थे उनके हाथों को लेके आया, उसमें फिट किया, लेकिन नहीं हो पाया। फिर उसने लकड़ी तथा उसके बाद लोहे के हाथ फिट करने चाहे, परंतु इस प्रयास में बहुत से मजदूर मर गए। अब उसने सोचा कि इंसानी हाथ नहीं फिट हो सकते तो चलो लोहे के कर देते हैं, लोहे के, लकड़ी के, इन सब के कर देते कर देते हैं। लेकिन क्या हुआ, इसके जरिए भी वो नहीं कर पाया, इसमें भी सफल नहीं रहा। मगर इस कोशिश में बहुत से मजदूरों की जान चली गई। अब किसी में आप लकड़ी और लकड़ी के और लोहे की चीज़ अगर ऑप्ट करना चाहोगे तो किसी व्यक्ति को भाई तक चोट होगी, इन्फेक्शन होगा तो वो मरेगा। तो इसी तरह बहुत सारे मजदूर मर भी गए। 4 हाथ ना लग पाने की स्थिति में मिल मालिक की समझ में यह बात आई कि मजदूरों का वेतन आधा कर दो। अब वो तो अपना कम पैसे में ज्यादा काम कराना चाहता था। जब ये नहीं हुआ तब उसको दिमाग किस बात का आया, उसने बोला कि अगर मैं मजदूरों के वेतन को कम कर दूं और उसी कम वेतन में जो हमने कम किया उसी वेतन में मैं और मजदूर रख लूं तो क्या होगा, 4 हाथ, उतने ही वेतन में 4 हाथ हो गए। क्या हुआ देखिए, समझ में आया कि मजदूरों का वेतन आधा कर दो और दुगने मजदूर काम पर रख लो तो मुनाफा वैसे ही दुगना हो जाएगा। यह कार्य भी मजदूरों के 4 हाथ लगाने जैसा ही था। तो उसने क्या किया, मान लीजिए सपोज कि एक मजदूर को जो है वो 1500 रुपए दे रहा था या 1600 रुपए दे रहा था या मान लीजिए 1000 रुपए दे रहा था। सपोज एक मजदूर को 1000 रुपए वो दे रहा था। अब उसने क्या कहा कि उस मजदूर को जिसको हम 1000 रुपए दे रहे थे उसका वेतन हम 500 रुपए कर देते हैं।
तो वो वहां से 500 रुपए बचे, उसी 500 में वो एक मजदूर और ले आएगा। तो अब क्या हुआ, 1000 रुपए जहां वो 2 हाथ के लिए दे रहा था, यानी एक मजदूर के लिए दे रहा था, अब उसने क्या किया, 4 हाथों के लिए वो मजदूर दे रहा था 1000 रुपए, यानी उसी पैसे में उसने 2 मजदूरों को काम पे रखा। तो वो 4 हाथ लगाने की बनिस्बत उसने क्या किया, वेतन को कम कर दिया। तो ये बताया कि पूंजीपति किस तरीके से अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए मजदूरों पर शोषण करते हैं। अब इसके बाद में हमारे पास में आती है हमारी अंतिम कहानी साझा। साझा में क्या है, कथा परिचय। उद्योगों पर कब्जा जमाने के बाद पूंजीपतियों की नजर किसानों की जमीन और उत्पाद पर जमी, यानी कि उनकी जो जमीन है, भाई पूंजी तो बढ़ा लिया आपने, उत्पादन बढ़ा लिया, अब क्या हुआ, जो किसानों की जमीन है उनको हड़पना चाहते थे। गांव का प्रभुत्वशाली वर्ग भी पूंजीपतियों का सहयोग कर रहा। प्रभुत्वशाली वर्ग मतलब जो आपके क्या कहते हैं, जमींदार होते हैं, जो आपके सरपंच होते हैं, ये सब गांव में प्रभुत्वशाली होते हैं ना, इनके पास शक्तियां होती हैं। तो ये लोग भी पूंजीपतियों के साथ मिल गए। वह किसान को साझा खेती करने का झांसा देता और उनकी सारी फसल हड़प लेता। उन्होंने बोला कि पूंजीपति क्या बोलते कि हम लोग साझा करते हैं, मतलब आधा मैं लगाता हूं, आधा तुम लगाओ, फसल जितनी होगी आधी मैं लूंगा और आधी तुम ले लेना, ये झांसा दिया। लेकिन एक्चुअल में ये जब होता था तो नहीं हो पाता था। जब फसल बनकर तैयार होती थी तब ये लोग पूरी फसल हड़प ले जाते थे। तो इसका प्रतीक पूंजीपतियों को बनाया है हाथी को और किसान को बनाया है एक इसमें नॉर्मल किसान को, कि किस तरीके से जो पूंजीपति हैं वो किसानों की फसल को हड़प लेते हैं साझे के नाम पर। क्या दिया है, हाथी जो कि पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है। तो हाथी यहां पर क्या है, जो पूंजीपति वर्ग झांसा देता है। उसने किसान के समक्ष साझे की खेती का प्रस्ताव रखा। किसान ने इनकार कर दिया क्योंकि साझे की खेती के विषय में उसके कटु अनुभव थे। साझे की खेती से उसका भरण पोषण नहीं होता था, अकेले खेती करने से उसको डर लगता था, इसलिए अब वह खेती करना नहीं चाहता था। हाथी अपनी बातों में फंसाकर उसे खेती के लिए राजी कर लिया तथा फसल बंटवारे के समय किसान की सारी फसल हड़प ली। तो अब यहां पर क्या हुआ, इस कहानी के माध्यम से, हाथी था पूंजीपति। तो हाथी आया, उसने किसान से बोला कि ऐसा करो, जो जितना मेहनत का काम है वो मैं कर लेता हूं और तुम फसल बोलो। तो इस तरीके भाई हाथी क्या करेगा, हाथी मेहनत का ही काम करेगा, फसल जोतना ये सब करना ही मैं कर लेता हूं बाकी, और जब फसल होगी तो हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। किसान तैयार हो गया कि चलो ठीक है, हम ऐसे ही करते हैं। फिर जब फसल गन्ने की पक के तैयार हुई, अब उसे भाई कि चलो, तो उसने बोला ऐसे नहीं बांटेंगे, अब एक गन्ना लो, एक तरफ से मैं खाता हूं, दूसरे तरफ से तुम खाओ, आधा गन्ना तुम खा लो, आधा हम खा लें। अब हाथी ने खाना शुरू किया। अब आदमी इतनी जल्दी थोड़ी ना खा लेगा, हाथी ने जल्दी जल्दी खाया और खा रहा था वो आदमी, किसान भी उसके मुंह की तरफ खिसता चला आया। तो इस तरीके से पूरा गन्ना क्या हुआ, वो हाथी ही खा गया। तो इस प्रतीकात्मक कथा के अनुसार उन्होंने हमें यह समझाया है कि पूंजीपति झांसा जरूर देते हैं कि भाई हम मिलकर खेती करेंगे, लेकिन खेती करते भी हैं, लेकिन जब फसल का टाइम आता है तो पूरी फसल में ये आपका ये कट गया, वो कट गया, वो कट गया, पूरी फसल जो है पूंजीपति हड़प ले जाते हैं, किसान को कुछ भी नहीं मिल पाता। तो इस कहानी के माध्यम से असगर वजाहत जी ने हमें यह समझाने की कोशिश करी है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस पार्ट को, जो 4 लघु कथाएं थी, वो खत्म करी। चारों लघु कथाओं में प्रतीकात्मक तौर पर जिन जिन चीजों को समझाया गया था, हमने बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। इसके प्रश्न उत्तरों के लिए आप थोड़ा सा इंतजार करेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके प्रश्न उत्तर लेकर आपके सामने आऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।